कवक। आपने फफूंद जरूर देखी होगी, जो प्रायः अचार, मुरब्बे, फलों, सब्जियों, गीले कपड़ों, पुराने जूतों, दीवारों, लकड़ियों आदि पर पीले, भूरे, काले, स्लेटी रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में ये ही विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं। एक क्रियाकलाप देखते हैं। आप एक डबल रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसे हल्का गीला करें और ढककर कम रोशनी वाली जगह पर रख दें। 4-5 दिनों के बाद आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो डबल रोटी के टुकड़े में अंतर दिखाई देगा। देखिए, यहाँ जिस प्रकार से डबल रोटी का चित्र दिया गया है, उसमें ऊपर यहाँ फफूंद दिखाई गई है। इसी प्रकार से जब आप 4-5 दिन बाद देखेंगे तो ब्रेड का टुकड़ा दिखाई देगा। इसमें इस प्रकार का फफूंद होता है। जब आप इसे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ कुछ और कवकों के चित्र दिखाए गए हैं 8.4 में। यहाँ यीस्ट, डबल रोटी का कवक और मशरूम, ये भी कवक के प्रकार हैं। सूक्ष्मदर्शी से जब आप कवक को देखेंगे तो यह साधारणतः धागे और गोल गोल बीजाणु से पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अधिकांश कवकों की संरचना तंतु के समान होती है। बरसात के दिनों में गीली मिट्टी या गीली लकड़ी पर उगे हुए जो कुकुरमुत्ते या मशरूम होते हैं, ये भी कवक का एक प्रकार है, या हम कह सकते हैं ये भी एक बड़े आकार वाला फफूंद ही है। फफूंद कैसी कैसी परिस्थितियों में वृद्धि करता है, इसे देखने के लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग बहुत सारे ब्रेड के टुकड़े ले लीजिए, उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में रखकर देखिए किस परिस्थिति में कवक की वृद्धि बहुत कम होती है, किस में बहुत अधिक होती है और कहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे आपको पता चलेगा कि कवक बंद और अंधेरे में जल्दी अंधेरे तथा गीले पदार्थों में जल्दी वृद्धि करते हैं, जबकि रोशनी में तथा खुले हवा में जहाँ नमी ना हो, यह वृद्धि कम करते हैं। इस आधार पर आप इन सारणी को पूरा करेंगे। आपने सुना या देखा होगा कि जब इडली, डोसा, जलेबी इत्यादि को बनाने से पहले आटे के घोल में तथा डबल रोटी के आटे में एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिलाया जाता है, जिसे यीस्ट या खमीर या किण्व के नाम से भी जानते हैं। खमीर एक कोशिक मृतोपजीवी कवक है, जो मृदा एवं वायु में उपस्थित रहता है। इसे शुष्क अथवा पाउडर अथवा गोली के रूप में 4 वर्षों तक रखा जा सकता है, जो बाजार में भी आसानी से उपलब्ध होता है। परंतु ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप यीस्ट ही डालें। जो इडली, डोसा या जलेबी के आटे के घोल को अगर आप 4-5 घंटों के लिए ऐसे ही रख दें ढककर, तो भी यह अपने आप मिश्रण फूल जाता है, अर्थात इसमें अपने आप खमीर की वृद्धि हो जाती है या खमीर आ जाता है। तो यह खमीर अपने आप कहाँ से आता है? क्योंकि यह हमारे वातावरण में उपस्थित होता है, और जब इसे नमी तथा गर्म वातावरण मिलता है तो यह वृद्धि करने लगता है। सभी कवक परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। जब आप रोटी, पूड़ी, पराठा या ब्रेड खाते हैं तो इनमें सबसे अधिक ब्रेड जो है वो स्पंजी और मुलायम होता है। इसका कारण यही होता है कि इसमें खमीर होता है। अब एक क्रियाकलाप देखते हैं कि क्यों ब्रेड सबसे स्पंजी होता है। आधा कटोरी आटा लीजिए, उसे अलग अलग 2 कटोरियों में बांट लीजिए और दोनों में 1-1 चम्मच यीस्ट डालिए। दोनों कटोरियों को अलग अलग नाम दे दीजिए, क और ख। कटोरी क में आधा चम्मच शक्कर भी डालें तथा ख में क कटोरी के आटे को गुनगुने पानी के साथ गूंथ लें और मुलायम गोली बना लें। ध्यान रहे, सिर्फ कटोरी क में आपको आधा चम्मच शक्कर डालना है और ख में केवल पानी से गूंथना है। दोनों गोलियों को अलग अलग परख नलियों में डालकर निशान लगा लें और फिर उन्हें इसी प्रकार छोड़ दें। आप 10 मिनट बाद देखेंगे कि कौन सा आटा ज़्यादा ऊंचाई तक फूला। आप देखेंगे कि
यीस्ट जो है वो सजीव है, इसलिए इन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। इसीलिए जिस आटे की गोली में आपने शक्कर मिलाया था वो वाला आटे का गोला ज़्यादा फूलेगा और जिसमें शक्कर नहीं मिला था वो कम फूलेगा। इसी प्रक्रिया से इडली, डोसा, जलेबी, ब्रेड इत्यादि के आटे का घोल तैयार किया जाता है। प्रक्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड आटे में फंस जाती है और यही आटे को जब गर्म किया जाता है तो वह गर्म होकर बाहर निकल जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ मुलायम और स्पंजी हो जाता है। अब आप ब्रेड के स्पंजी और मुलायम होने का कारण समझ गए होंगे। इसी को समझने के लिए एक और क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप में आप 6 परखनलियाँ लीजिए। परखनली स्टैंड, 3 फुग्गे या गुब्बारे, यीस्ट, शक्कर, गुड़, फिनोफ्थलीन का क्षारीय घोल। 3 परखनलियाँ लीजिए, उसे क, ख, ग अलग अलग नाम से चिपका दें। तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी डालें। परखनली क और ख के पानी में क्रमशः 2-2 चम्मच शक्कर और गुड़ का छोटा टुकड़ा डालें। अब परखनली क में 1 चम्मच यीस्ट मिलाएं। तीनों परखनलियों के मुंह पर एक एक फुग्गा कसकर बांधें। प्रत्येक फुग्गे को बांधने के पहले 2-3 बार फुला के नरम कर लें। फिर परखनलियों को स्टैंड की सहायता से ऐसी जगह रखें जो गर्म हो। ध्यान रहे वहाँ धूप नहीं आनी चाहिए, बस वो जगह गर्म होनी चाहिए। फिर उसे 3-4 दिन तक रोज अवलोकन करें। अवलोकन कर आप निम्न प्रश्नों का उत्तर निकालिए, जैसे सबसे अधिक किस परखनली का गुब्बारा फूला और क्यों? किस परखनली का गुब्बारा कम फूला और क्यों? किस परखनली के गुब्बारे में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और यह जो प्रक्रिया हुई गुब्बारे के फूलने की, वह उस प्रक्रिया का नाम क्या है? इस प्रक्रिया का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह प्रक्रिया होगी किण्वन। अब हमें जो गुब्बारा फूला है उसमें भरी गैस को पहचानना है। उस गैस को पहचानने के लिए आप 3 अन्य परखनलियों में 1/4 क्षारीय फिनोफ्थलीन का विलयन ले लें और परखनली क, ख, ग पर बंधे गुब्बारों को निकालकर उसमें बांधें। ऐसे बांधें कि उसमें जो भरी हुई गैस है वो निकले नहीं। इन्हें फिनोफ्थलीन वाली परखनलियों के मुंह पर सावधानीपूर्वक बांध दें और परखनलियों को हिलाकर देखने से आप देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि यह कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन की प्रक्रिया है। इसी का उपयोग शराब, बियर, सिरका आदि बनाने में किया जाता है। इसी के कारण हमारे आसपास कुकुरमुत्ता या मशरूम, जिसे खुम्बी या फुटू भी कहते हैं, यह भी एक कवक है जिसमें खनिज व प्रोटीन अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये अत्यधिक पौष्टिक भोजन है। कई दवाइयाँ जैसे पेनिसिलिन इत्यादि का भी निर्माण कवक से किया जाता है। ये तो कवक के उपयोग हुए या लाभ हुए, परंतु कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं जो नम मौसम में खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं, जीव जंतुओं में बीमारियों का कारण बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा मनुष्यों में होने वाला जो दाद है वो फंगल इन्फेक्शन होता है, या आप कह सकते हैं कि वो कवक द्वारा होने वाली बीमारी है। कवक और आलू। कवक फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 19वीं सदी में आयरलैंड में एक बार आलू की फसल को परजीवी कवक ने पूरा नष्ट कर दिया था और उस वजह से वहाँ अकाल पड़ गया था, क्योंकि आयरिश लोगों का मुख्य भोजन आलू होता है। इस अकाल के कारण बहुत से लोग भूखे मर गए थे।